Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about mechanism of a drug action. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ड्रग जो अपना एक उसका एक्शन देता है, ड्रग अपना एक्शन दो तरीके से देता है। ये हमने पढ़ा था कल कल प्रीवियस लेक्चर में। पहला वाला क्या होता था? प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रग एक्शन, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। एंड एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन, ऐसा कुछ पढ़ा था। नाउ प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था स्टिमुलेशन, इनहिबिशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था प्रिंसिपल में। अरे ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी पर होगा, मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ ना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ड्रग अपना एक्शन देने के लिए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैं एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, सिर्फ शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। मतलब शॉर्टकट ही काफ़ी है। अगर आप एग्ज़ाम भी दोगे तो इतना ही चीज़ें आपको लिख करके अगर आप आओगे तो एग्ज़ाम में पूरा पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होगा वो डिफरेंट चैप्टर को रीडायरेक्ट होगा। ये डायरेक्टेड होगा। मान लीजिए आप अभी सेंट्रल नर्वस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा जो कि एंटी डिप्रेशेंट में जाएगा, कुछ कंसेप्ट आपका ब्लड में जाएगा, कुछ कंसेप्ट आपका एंटी एपिलेप्सी में जाएगा, कुछ कंसेप्ट एंटी डाययूरेटिक ड्रग के लिए जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंट चैप्टर को सिर्फ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ड्रग किस तरह से अपना एक्शन देता है, वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहला जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, मान लीजिए ड्रग अपना एक्शन देता है फिजिकल एक्शन। ड्रग अपना एक्शन कैसे देता है? थ्रू फिजिकल एक्शन, या फिर उसे बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे देता है भाई? मान लीजिए आपने सुना होगा कि पॉइजनिंग के केस में एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? वो एक्टिवेटेड चारकोल उसके पास एडजॉर्प्टिव नेचर होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल ये किस केस में यूज होता है? पॉइजन के केस में यूज होता है। सिर्फ अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे ना तो आपको पूरा मार्क मिलेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि एक्टिवेटेड चारकोल देखो क्या होता है। मान लीजिए ये हो गया आपका स्टोमक, दिस इज योर स्टोमक। ये आपका स्टोमक हो गया ना। अब क्या होता है, पेशेंट ने पॉइजन पी लिया। वैसे पॉइजन तो लेना बहुत हीन प्रवृत्ति का विचार है, लेकिन कोई छोड़ो। मान लीजिए ये हो गया आपका पॉइजन, ठीक है। दीज आर पॉइजन, ठीक है, दीज आर पॉइजन। सो पॉइजन जब कोई ले लेता है, सो पॉइजन लेने के बाद हमेशा याद रखो पॉइजन का ऑब्जर्व जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, मान लीजिए पॉइजन तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए,
इनकेस कोई लेता है तो हमेशा मान लीजिए पॉइजन अभी ले रहा है, तो अभी का टाइम कितना है 8:56 आपका टाइम हो रहा है। तो 8:56 AM में कोई आपका पॉइजन ले रहा है, तो तुरंत आफ्टर 1 to 2 आवर के भीतर उसे निकटस्थ हॉस्पिटल को लेना चाहिए। ठीक है। एंड डिफरेंट पॉइजन के लिए डिफरेंट एंटीडोट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। इस एक्टिवेटेड चारकोल जनरली काम क्या करता है, अच्छा एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसका जो नेचर होता है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर होता है, ऑब्जर्व नहीं है। ऑब्जर्व मतलब चीज़ों को अपने अंदर समाहित करना। एब्जॉर्प्टिव में क्या होगा, मान लीजिए हमने एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ दिया है, मान लीजिए ये हो गया एक्टिवेटेड चारकोल, द रेड पार्ट, ओके। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पॉइजन को अपने सरफेस में क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अपने सरफेस में ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड जब सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेगा तब क्या होगा, तो यहाँ से ये धीरे धीरे पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए, तो यहाँ से ब्लड स्ट्रीम को ये नहीं जाएगा, पहली बात। एंड दूसरी बात जो है कि पॉइजन पीने के बाद आपको 1 या 2 घंटा के अंतराल में आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना है। जितना तुरंत लोगे उतना पेशेंट की जान बचने की संभावना है। एक बार अगर ये ब्लड स्ट्रीम में अगर चला गया पॉइजन तो बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे डिसफंक्शन क्रिएट कर सकता है। एंड पेशेंट की जान बचाना, जितना पोटेंसी पॉइजन होगा उतना बचाना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखो। एंड यहाँ पर जो हमने बात किया है कि एब्जॉर्प्टिव नेचर होता है एक्टिवेटेड चारकोल, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल जो एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, ये सरफेस फेनोमेना इसको बोला जाता है। क्या फेनोमेना, सरफेस फेनोमेनन इसे बोला जाता है। मतलब ये अपने सरफेस में क्या करेगा, चीज़ों को समाहित कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये सारा जितने भी होता है ये सारा आपका पॉइजन है। एंड ये हो गया आपका एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये क्या करेगा, जब स्टोमक में जाएगा तो यहाँ पर पॉइजन है, तो पॉइजन को अपने सरफेस में ले लेगा, ये अंदर में नहीं जाएगा। मान लीजिए ये हो गया आपका एक्टिवेटेड चारकोल, तो एंड यहाँ पर ये हो गया पॉइजन, तो पॉइजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पॉइजन इसके सरफेस में अटैच हो जाएगा इस तरह से। सो पॉइजन इस तरह से होगा, लेकिन पॉइजन इस तरह से नहीं रहेगा, दिस इज रॉन्ग। पॉइजन ये अंदर नहीं आएगा, सो इट इज कंप्लीटली क्या होता है, इट इज रॉन्ग। ठीक है, एंड दिस वन इज योर करेक्ट, दिस वन इज योर करेक्ट। ठीक है, तो ये पता चला कि एब्जॉर्प्टिव नेचर क्या होता है। नाउ एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल जो कि पॉइजन के केस में दिया जाता है। सो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस किया, ड्रग ने अपना एक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू दिया। ये जितने भी सारा मैंने बताया ये ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम किया, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के तहत। उसी तरह से एक ड्रग और एग्जाम्पल देता हूँ, एक होता है आपका मानिटॉल। ये मानिटॉल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जब ये लिया जाता है तब ये अपने ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कितना वाटर रहना चाहिए, कितना आयरन रहना चाहिए, ये कौन मेंटेन करता है, मानिटॉल मेंटेन करता है। जब आप डाययूरेटिक एंटी डाययूरेटिक ड्रग जब आप पढ़ोगे वहाँ पर मानिटॉल का जिक्र आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डिटेल मैकेनिज्म बोला जाएगा। ठीक है, नाउ और एक होता है जैसे ड्रग ने, ये हो गया ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ कमिंग टू द
सेकेंड, ड्रग का जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वैसे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज और इसे बोला जाता है केमिकल एक्शन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी बोलो ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है? आप सभी ने सुना होगा एंटासिड के बारे में। तो एंटासिड के बारे में जितने भी सारे एंटासिड होता है वो क्या होता है? एंटासिड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर होता है, करेक्ट। नाउ बहुत सारे ऐसे, अच्छा मान लीजिए आपको अभी एसिडिटी हुआ है, तो एसिडिटी जब होता है आप एसिडिटी को काउंटरैक्ट करने के लिए क्या लेते हो? एंटासिड लेते हो। एंड ये एंटासिड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, सो देर आर सम कॉमन एंटासिड दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मागाल्ड्रेट। सो दीज आर सम कॉमन एंटासिड। यह एंटासिड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, एंड ये करता क्या है? देखो, जब इसको लिया जाता है तो ये क्या करेगा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? एसिडिटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड एसिडिटी लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा, हम तो यही चाह रहे थे ना कि हमारा एसिडिटी जो अभी बढ़ा हुआ है तो वो एसिडिटी लेवल रिड्यूस हो जाए। तो एसिडिटी लेवल जो रिड्यूस हो गया वो कैसे हुआ? ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एसिडिटी लेवल डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कमिंग टू द थर्ड point, that is all about your antibody production। अब यह एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में आप, ये एक थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ोगे WBC। ओके, सो थाइमस ग्लैंड होता है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये सिर्फ आपका 14 वर्ष तक एक्टिवेटेड रहता है। कितने साल तक? 14 साल तक ये एक्टिवेटेड रहता है। सो 14 साल कहने का मतलब ये जब आप कोई चाइल्ड बार्थ करता है उससे लेकर के 14 साल तक। ऐसा नहीं कि आप अडल्ट स्टेज में आ जाओगे, अडल्ट स्टेज के बाद ये एक्टिवेट होना शुरू करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन से लेकर के 14 साल उम्र तक ये थाइमस ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो शहरों में बच्चा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा पैदा होते हैं, सो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो देखना हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने 14 साल तक हर वो काम किया जो उसे करना चाहिए था। मान लीजिए कोई बच्चा होगा, वो बचपन से रेंगते रेंगते क्या करेगा? अपने हाथों से क्या करेगा? माटी उठाएगा और उसे निगल लेगा। ठीक है, कभी किसी स्लम एरिया में देखा होगा बच्चे भी रहते हैं, तो उनको भी बीमारी नहीं होता है। कैसे? क्योंकि उनका जन्म ही स्लम एरिया में हुआ है। एंड जब वो स्लम एरिया में रहते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उसका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है। तो हमारे बॉडी में जितने सारे एंटीबॉडी होते हैं
वो जब भी कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए एस्चेरिचिया कोली हो गया, क्लेवजिला हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा, वो बहुत सारे एंटीबॉडी उसको मारने के लिए आ जाएंगे, और इनमें से कोई एक एंटीबॉडी होगा जो उसको मार दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई एस्चेरिचिया कोली, क्लेवजिला, क्लोस्ट्रिडियम, कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है, तो वही हर एंटीबॉडी उसको मारने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ वही एंटीबॉडी जाएगा जो पिछली बार इनको मारा था। एंड इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? टी लिम्फोसाइट आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो शहर में जो बच्चा पैदा होता है वो कैसे होता है? क्योंकि वो सारा चीज़ बहुत ही, एक तो एसी में रहते हैं, दिन रात एसी में रहते हैं, कभी बाहर धूप में नहीं जाते हैं, तो उनका थाइमस ग्लैंड जिस समय एक्टिवेट होता था उस समय उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एंड एक दिन होगा, हमेशा तो आप घर में नहीं रहोगे, एक ना एक दिन समय आएगा आप बाहर निकलोगे, तब आपके साथ क्या होगा? क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी पावर, हमारा इम्यूनिटी पावर जो होता है, जो थाइमस ग्लैंड होता है, वो सिर्फ 14 साल तक एक्टिवेट रहता है, 14 साल तक एक्टिवेट रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे ना, तभी हमें पढ़ाई का महत्व पता चलेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए कोई भी अभी नए नए मैरिज कर रहा है, तो आपके पास बच्चा पैदा होगा, ठीक है, आगे चल कर के पैदा होगा, तो आप क्या करोगे? बचपन से लेकर के जो 14 साल का पीरियड है, उस वक्त अपने बच्चों को बाहर भेजिए। जब आप बाहर भेजोगे तो वो एनवायरनमेंट संस्पर्श में आएगा, एंड जब वो एनवायरनमेंट संस्पर्श में आएगा तो एनवायरनमेंट में अच्छे चीज़ भी हैं, बुरे चीज़ भी हैं। बुरे मतलब आपका बैक्टीरिया, वायरस है, तो उस वक्त क्या होगा? उसका जो एंटीबॉडी होगा वो प्रॉपर कैपेसिटी में होगा, क्योंकि हर एंटीबॉडी को पता चल जाएगा, खास करके ये टी लिम्फोसाइट को पता चल जाएगा कि मैं किसको मारना है, किसको रखना है, ठीक है। तो ये होता है इसका कहानी। एंड दूसरा क्या देता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए, मान लीजिए कोई आपको प्रिवेंटिव दृष्टि से आपको वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। ये वैक्सीन बेसिकली क्या होता है? एक प्रकार का ड्रग होता है। ये ड्रग क्यों होता है? क्योंकि इसे प्रिवेंशन, वैक्सीन को आप प्रिवेंशन के लिए यूज करते हो। ड्रग का डेफिनेशन क्या है? ड्रग का डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये तीन के लिए जो भी सब्सटेंस यूज किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट यहाँ पर किए कौन है? रेसिपिएंट कौन है? आपका पेशेंट है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वो क्या होता है? ड्रग होता है, ठीक है। एंड आपका जो वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन आप किसके लिए यूज कर रहे हो? प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाएगा ड्रग। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है? वैक्सीन बेसिकली वही वायरस का एक छोटा सा फॉर्म होता है, जिसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को, जिसका इंटेंसिटी को, जिसका एफिकेसी को हम क्या करते हैं? बहुत कम कर देते हैं। जब हम इसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा एंटीबॉडी, जब वैक्सीन दिया जाएगा ना, जब वैक्सीन दिया जाएगा या फिर पोलियो वायरस का जो ड्रॉप होता है वो दिया जाएगा, तो हमारे शरीर के जितने भी एंटीबॉडी वो इसके साथ फाइट करेंगे। एंड आपने बचपन से ये कहावत सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बनते जाओगे। एंड इसी सेम सिनेरियो हमारे वैक्सीन के साथ होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा एंटीबॉडी इसके साथ फाइट करेगा,
हमारा एंटीबॉडी उतना मजबूत हो जाएगा। तो इनकेस मान लीजिए फ्यूचर में हमें कभी पोलियो वायरस अटैक होगा या फिर कोविड कोई भी वायरस हो, अगर इन फ्यूचर हमें कभी आक्रमण करेगा तो हमारा एंटीबॉडी क्या करेगा, रिटालिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है एंड इसी कारण से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सारा चीज़ समझ में आ गया। नाउ इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ। नाउ एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया। और एक आपका होता है ड्रग अपना एक्शन, जो 4th नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं। ड्रग अपना एक्शन जो होता है वो आयन चैनल के थ्रू देता है, थ्रू आयन चैनल। अच्छा, आयन चैनल के माध्यम से देता है। या तो वो आयन चैनल को ओपन करेगा या तो वो आयन चैनल को क्लोज करेगा। सो हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट रहता है। उनमें से बहुत सारे आयन चैनल है, जैसे कि आपके पास सोडियम चैनल होता है। ठीक है, सोडियम चैनल। अब ये सोडियम चैनल करता क्या है। नाउ आपने सुना होगा एक ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक का ड्रग, जिसे बोला जाता है लिग्नोकेन। ठीक है, ये लिग्नोकेन करता क्या है, ये लिग्नोकेन आपका ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक कर देता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अगर सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करेगा तो मुझे बताओ, सोडियम चैनल अगर ब्लॉक होगा तो सोडियम आपका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा। लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आपको प्रोड्यूस होगा। आप बोलोगे सर कैसे प्रोड्यूस होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया था, ये हो गया आपका सेल। सेल का जो इनसाइड चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव। लेकिन भीतर क्या होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, बाहर आपका सोडियम प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है एंड कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एंड इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट या फिर रेस्टिंग स्टेट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन होता है, ठीक है, अब ये सोडियम क्या होगा, जो बाहर था वो अंदर आएगा। तो अंदर जब आएगा इसी स्टेट को बोला जाता है डीपोलराइज्ड स्टेट। एंड इसी सोडियम आयन के चलते आपका नर्व कंडक्शन होता है। मतलब मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है इसी सोडियम आयन के माध्यम से। ये आपका सोडियम एक आयन है ना, Na+ मतलब सोडियम आयन। तो सोडियम चैनल को अगर बंद मैं कर दूंगा तो क्या सोडियम इस चैनल के माध्यम से आएगा, नहीं आएगा। सोडियम आने से क्या हो रहा था, आपका नर्व कंडक्शन हो रहा था। मतलब मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता था। लेकिन मैं अगर सोडियम को बंद कर दूंगा, तो इससे होगा क्या, इससे आपका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपका पोटासियम चैनल। ठीक है, पोटासियम चैनल। अब पोटासियम एक आयन होता है एंड ये जितने भी आयन होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, कैल्शियम होता है, ये अपने रेस्पेक्टिव चैनल में ही फ्लो करेंगे। सोडियम पोटासियम चैनल में नहीं आ सकता है, कैल्शियम सोडियम चैनल में नहीं जा सकता है। वो अपने रेस्पेक्टिव चैनल में क्या होंगे, पास करेंगे। ठीक है, ये बेसिक से ना। पोटासियम में और भी एक एग्जाम्पल है, पोटासियम को छोड़ देता हूँ, और एक एग्जाम्पल है इसी के अंतर्गत ना। और एक एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, लिग्नोकेन एक तो आपका हो गया, एक होता है फेनिटॉइन। फेनिटॉइन, ये फेनिटॉइन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किस चीज़ को, सोडियम चैनल को। ठीक है, एंड सोडियम चैनल को जब ब्लॉक करेगा तो हमें क्या अचीव होगा, एंटी एपिलेप्टिक
एंटी एपिलेप्टिक जो एक्शन होता है वो हमें अचीव होगा। ठीक है, नाउ इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे। नाउ कमिंग टू द पोटासियम वाला चैनल, पोटासियम चैनल, पोटासियम चैनल में क्या होता है, आपने सुना होगा निकोरांडिल। ठीक है, निकोरांडिल, निकोरांडिल, ये निकोरांडिल क्या करेगा, निकोरांडिल क्या करेगा, ओपन कर देगा। किस चीज़ को ओपन करेगा, पोटासियम चैनल को ओपन कर देगा। एंड ये पोटासियम चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, भास्कुलर स्मूथ मसल, मतलब ब्लड वेसल में, भास्कुलर स्मूथ मसल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो निकोरांडिल ने क्या किया, पोटासियम चैनल को ओपन कर दिया। तो पोटासियम चैनल को अगर ओपन करेगा तो पोटासियम का इन्फ्लक्स होगा। तो पोटासियम का इन्फ्लक्स अगर होगा तो हमारा हार्ट एंड भास्कुलर स्मूथ मसल में इसका इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली इट इज ए एंटी एंजाइनल ड्रग। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। ठीक है, नाउ निकोरांडिल एक हो गया। उसके बाद और एक होता है सल्फोनिल यूरिया, एंटी डायबिटिक मेडिकामेंट, सल्फोनिल यूरिया। ये सल्फोनिल यूरिया क्या करता है, क्लोज कर देता है। किसको क्लोज करेगा, आपके पोटासियम चैनल को। अगर ये पोटासियम चैनल को क्लोज करेगा तो इससे क्या होगा, अच्छा ये पोटासियम चैनल कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल में प्रेजेंट है। तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल में जो पोटासियम चैनल प्रेजेंट है, ये सल्फोनिल यूरिया लेने के बाद ये पोटासियम चैनल को क्या करता है, क्लोज कर देता है। अगर ये क्लोज होगा तो क्या होगा, इंसुलिन का जो रिलीज होता है उसका प्रमोट होगा, मतलब इंसुलिन लेवल, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा, हमारा जो हाइपरग्लाइसेमिया जो केस है वो हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब हाई शुगर जो होता है, हाई ग्लूकोज कंटेंट इन द ब्लड, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ना उसी तरह से थर्ड नंबर पर हमारा होता है पोटासियम हो गया, एक होता है कैल्शियम, कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे दिया, इस आयन चैनल के माध्यम से दिया। ये क्या होता है, ये जितने भी मैंने बताया ये क्या होता है, दीज आर द ड्रग। तो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे दिया, आयन चैनल के माध्यम से। यहाँ पर आयन चैनल को ओपन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आयन चैनल को क्लोज कर रहा है। तो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे दिया, या तो आयन चैनल को क्लोज करके, या तो आयन चैनल को ओपन करके। ठीक है, नाउ कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल में आपका क्या होता है, आपने सुना होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, इसके बारे में सुना है। तो ये वेरापामिल क्या करता है, आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। एंड ये कैल्शियम चैनल आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका हार्ट के मायोकार्डियम में सिचुएटेड है। एंड ये एल टाइप कैल्शियम चैनल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कहाँ पर, मायोकार्डियम में। ठीक है, एंड उसी तरह से और एक ड्रग है जैसे कि एथोसक्सीमाइड, एथोसक्सीमाइड, ये भी क्या करता है, ये भी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये भी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। एंड ये ब्लॉक करता है जनरली क्या होता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक कर देता है। कहाँ पर, थैलामिक न्यूरॉन पर। कहाँ पर, थैलामिक न्यूरॉन पर। ठीक है,
थैलामिक न्यूरॉन पर। एंड इसके ऊपर डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब मैं वेरापामिल के ऊपर पढ़ाऊंगा, बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर मैं समझाऊंगा। एथोसॉक्सिमेड जब आएगा इसका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ पर, ठीक है। नाउ इतना बात क्लियर है। अगर आपको ये एल टाइप टी टाइप लिखने में अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप सिर्फ कैल्शियम चैनल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इसको वाइप आउट कर रहा हूँ। नाउ आपका उसके बाद जो होता है वो आपका आता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आई थिंक इट इज 5th, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो इसमें से जो ड्रग यूज होता है इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में SSRI। यहाँ पर जो ड्रग होता है वो जनरली क्या आता है, फ्लूऑक्जेटाइन एंड आपका सर्ट्रालिन। सो ये क्या होता है, ये आपका सेरोटोनिन का जो रीअपटेक हो रहा था वो इसको इनहिबिट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये हमें क्या करेगा, हमें डिफरेंट मूड सेंसेशन में हेल्प करेगा, मूड सेंसेशन में हमें हेल्प करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से और एक होता है इसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के तहत, और एक होता है सेरोटोनिन एस नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन को तुम नॉर एड्रेनालिन भी बोल सकते हो। इसे बोला जाता है SNRI, ठीक है, सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो यहाँ पर कौन सा ड्रग आता है, वेनलाफैक्सिन आता है, वेनलाफ्लैक्सिन आता है, वेनलाफैक्सिन आता है। उसी तरह से आपका डुलोक्जेटाइन आता है, ठीक है। सो दीज आर सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। और एक होता है वेनलाफैक्सिन, ये भी होता है। तो ये क्या करता है, ये दो चीज़ करता है, एक तो आपका सेरोटोनिन एंड एक होता है आपका नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, जो भी बोलो वो सेम होगा, नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है एंड ये क्या करता है, हमें मूड सेंसेशन में एंड पेन मॉड्यूलेटिंग में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे दिया, तो ड्रग ने अपना एक्शन इसको इनहिबिट कर दिया एंड इनहिबिट कर देने से क्या होगा, ये जो रीअपटेक हो रहा था अब रीअपटेक नहीं होगा, ठीक है, रीअपटेक नहीं होगा। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड उससे क्या होगा, हमारा मूड सेंसेशन में ये हेल्प करेगा, पेन को मॉड्यूलेट करने में हेल्प करेगा। सो ड्रग ने अपना एक्शन कैसे दिया, इसी के तहत दिया, मतलब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए दिया।
एंड अगले चैप्टर में और एक होता है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। अगला जो लेक्चर होगा वो रिसेप्टर के ऊपर होगा, रिसेप्टर। एंड एक होता है आपका सॉरी क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम। एंड ये दोनों क्या होता है, मैक्सिमम ड्रग या तो रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देता है या फिर एंजाइम के थ्रू अपना एक्शन देता है। सो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, या तो रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको बताना पड़ेगा। एंड फिलहाल कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।